पापा, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ ना। प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। बेटी कुछ नहीं होगा तुम्हें, बाकी लड़कियों की तरह तुम्हें भी पहली पहली बार तकलीफ़ होगी, लेकिन फिर तुम्हें भी आदत हो जाएगी इस तरह की ज़िंदगी की। मुझे क्या मालूम था कि मेरा बाप एक भेड़िया है, बल्कि बाप के नाम पर एक कलंक है। भगवान करे ऐसा बाप किसी भी बेटी को ना मिले। जब आपको मेरे बाप की करतूतों का पता चलेगा, तब शायद आप भी हैरान हो जाओगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम कामनी है और मेरी उम्र 20 साल है। आज मेरा जन्मदिन है। सभी रिश्तेदार और दोस्त मेरी सालगिरह में आए हुए थे। मेरे पापा ने घर के गार्डन में ही पूरी पार्टी का अरेंजमेंट किया था, जिसकी वजह से बाहर जाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अपने लिए आज ब्लैक कलर के कपड़ों का चुनाव किया था। वो कपड़ा बिल्कुल किसी जल परी की तरह था। मैं उसे पहनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। पूरे परिवार में ये बात कही जाती थी कि कामनी जैसी खूबसूरती किसी के पास नहीं है, और मैं खामोशी से मुस्कुराकर अपनी तारीफ स्वीकार कर लेती थी। ये सब मेरे लिए बहुत आम बात थी। मैंने बाल खोलकर आगे को किए हुए थे। मेकअप बहुत ही खूबसूरती से किया गया था, जो मेरी रंगत पर खूब जच रहा था। थोड़ी देर बाद ही एक नौकरानी ने आकर मुझे पापा का पैगाम पहुंचाया था कि आपके पापा आपको गार्डन में बुला रहे हैं। सभी मेहमान आ चुके हैं, सिर्फ आपका ही इंतज़ार है। मैंने सर को हिला दिया और अपने आप को आखिरी टच देकर मैं नीचे की तरफ बढ़ गई थी। उस कपड़े में मुझे चलने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं बहुत संभल कर चल रही थी, क्योंकि अगर मैं गिर जाती तो मेरी बहुत बदनामी होती। इसीलिए मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती थी। सीढ़ियाँ पार करके मैं लॉन्ज में आ गई थी। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो हम सबकी नज़रों से छिपा हुआ है। लेकिन मैंने सर को झटक दिया। ये एहसास तो मुझे कुछ महीनों से हो रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा इस बात को ध्यान नहीं देती थी। मैं गार्डन एरिया में पहुंची तो पापा सामने ही खड़े हुए थे और अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। उनके ही एक दोस्त ने उन्हें मेरी तरफ देखने को बोला तो वो मुस्कुराए हुए मेरे पास आ गए। उनके हाथ में शराब का गिलास मौजूद था, जो मुझे बेहद बुरा लग रहा था। बेशक मैं एक ऐसे घराने से थी जहां इन तमाम चीज़ों को बुरा नहीं माना जाता था। हम जैसे लोगों के लिए शराब आम चीज़ होती है, लेकिन मैं अपने परिवार की एकमात्र ऐसी लड़की थी जो शराब से मीलों दूर रहती थी। मुझे न जाने क्यों उसे देखकर ही उबकाई आ जाती थी। पापा मेरे चेहरे के भाव को देखकर ही समझ गए थे कि मैं उनके हाथ में मौजूद शराब के गिलास को पसंद नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने रास्ते में आई हुई टेबल पर ही अपना गिलास छोड़ दिया था और मेरे करीब आकर मुझे प्यार से अपने गले लगाया था। गले लगाते वक्त उनका स्पर्श गलत जगह हो रहा था और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी। और फिर सबके सामने उन्होंने मेरे माथे पर मोहब्बत भरा किस किया था। आज पापा ने जिस अंदाज में मुझे गले लगाया था, शायद उनका स्पर्श मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं थोड़ा सहम गई थी। फिर उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया और अपने साथ लगाते हुए एक टेबल के पास ले गए और एक माइक अपने हाथ में लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ लेने लगे। मैं अपने पापा को ही देख रही थी। जब उन्होंने मेरे लिए गाना गाना शुरू किया था, तब मैं मुस्कुरा उठी थी। पापा को गाना गाना बहुत अच्छा लगता था और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। सब धीरे धीरे तालियां बजाकर उन्हें सराहना दे रहे थे। इसी दौरान मेरी नज़र कोने में खड़े अपने सबसे ख़ास नौकर पर गई थी, जो हमारे घर का सबसे अच्छा नौकर था और ज़्यादातर मेरे काम वही किया करता था। किशन की नज़र मेरी तरफ ही थी। न जाने क्यों ऐसा मुझे महसूस हो रहा था जैसे किशन मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन मेहमान और रिश्तेदारों की वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। गाना ख़त्म हो जाने के बाद पापा मुझे लेकर टेबल के पास आ गए और केक कटिंग करने का कहने लगे। मैंने मुस्कुराते हुए छुरी उठाई थी और केक काट दिया था।
सब जगह तालियां गूंज उठी थीं। मैंने पापा को केक खिलाया तो उन्होंने भी मुझे केक खिलाया। अभी हम यही सब कर रहे थे जब वही नौकर मेरे पास आया और मेरी तरफ एक डब्बा बढ़ाते हुए बोला, मैडम साहिबा, ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। मैं अपनी खुशी में मगन थी। अचानक से पलटी। किशन ने आखिर हिम्मत कर ही ली थी। मैंने उसके मामूली से गिफ्ट को देखा। मैं अभी हाथ बढ़ाकर उसका गिफ्ट लेती, इससे पहले ही पापा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो फौरन ही ज़मीन पर गिर गया। गिफ्ट नीचे गिरता इससे पहले ही मैंने थाम कर उसे टेबल पर रख दिया। पापा उस नौकर को देखते हुए गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गिफ्ट देने की? तुम 2 टके के नौकर हो और मेरी बेटी को गिफ्ट दोगे? वो और कुछ कहते इससे पहले मैंने पापा के सीने पर हाथ रखा और उन्हें देखते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, ये तो तोहफा ही है, मैं इसे ले लेती हूँ। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही पापा बोले, चुप हो जाओ, तुम मेरी फूल सी बच्ची हो, तुम्हें ऐसे मामूली तोहफे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से निकलो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरी बेटी से दूर रहा करो, लेकिन तुम बेवजह ध्यान खींचने के लिए इसके आसपास मंडराते रहते हो। ये कहते ही उन्होंने अपने गार्ड्स को बुलाया और किशन को बाहर निकलवा दिया, जबकि मैं अपनी जगह पर सन्न सी खड़ी थी। पापा ने आज से पहले कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था, फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो किशन को निकालने पर तुल गए। हालांकि ये बात तो सभी जानते थे कि मेरा सबसे अच्छा नौकर किशन ही है, लेकिन आज पापा के इस रवैये को देखकर मैं एक पल के लिए डर गई थी। ये बात सच थी कि जब पापा को गुस्सा आता था तो वो किसी की भी नहीं सुनते थे, सब कुछ तहस नहस कर देते थे, लेकिन इस पल हालात बहुत ज़्यादा अलग हो गए थे। मैंने फ़ौरन ही पापा को संभाल लिया। उनके दोस्त भी उनके करीब आ गए थे, वरना पापा का बस नहीं चलता तो वो किशन का कत्ल ही कर देते। मैंने फ़ौरन ही वो तोहफ़ा भी अंदर भिजवा दिया। मैं बेवजह किसी के तोहफे की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। मुझ में इंसानियत अभी बाकी थी। पार्टी चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान पापा की ही तरफ लगा हुआ था कि उन्होंने आज ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो उन्होंने मासूम किशन को घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि मुझे पता था कि किशन की एक माँ है और 2 बहनें हैं। वो बहुत मजबूर है, तभी ये नौकरी कर रहा है, वरना मैंने देखा था कि उसके पास बहुत काबिलियत थी। वो अगर नौकरी ढूंढने निकलता तो उसे कुछ ही दिन में अच्छी खासी नौकरी मिल जाती, लेकिन वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे दिल से अफसोस हुआ था और मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि अगर मेरी वजह से कुछ हो सका तो मैं ज़रूर किशन के लिए कुछ करूँगी, क्योंकि वो मेरी वजह से ही इस नौकरी से निकाला गया है। थोड़ी देर बाद मेरे कॉलेज की सहेलियां भी आ गई थीं, जिनके साथ मैं मगन हो गई। मैंने उन्हें देखते ही गुस्सा करते हुए कहा, तुम लोगों को आने में कितना वक्त लग गया। पापा ने केक भी कटवा दिया। मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई, जबकि सबने मेरी बात का बुरा नहीं माना और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। तकरीबन 1 बजे के बीच सब मेहमान और रिश्तेदार घर से जाना शुरू हो गए। मैंने साफ तौर पर पापा के अंदर अजीब सी हरकतें देखी थीं। वो बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे और बेसमेंट की तरफ देख रहे थे। हमारा घर बहुत अजीब था। कभी मुझे लॉन्ज में ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ कुछ रहस्य हो रहा है, तो कभी बेसमेंट की तरफ लगता था कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। मगर मैंने कभी भी अपने ख्याल जाहिर नहीं किए, क्योंकि अगर मैं अपने ख्याल जाहिर करती तो बेवजह मुझे डांट पड़ जाती। पापा का कहना था कि फालतू की चीज़ों से दूर रहा करो और गलत बात बिल्कुल मत सोचा करो, जितना मैं सोचती थी। इसीलिए मैं चुप रहने में ही भलाई समझती थी। मैं कुछ सोच कर पापा के पास आई थी। उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपनी तरफ ध्यान देने को कहा था। पापा, क्या हो गया है आपको? कब से देख रही हूँ, आप मुझे बहुत उदास और परेशान लग रहे हैं। सब अच्छा है ना? मेरी बात सुनकर पापा ने एक नज़र मुझ पर डाली और सर को हल्के से हिलाकर बोले, तुम एक काम करो,
आराम करने के लिए कमरे में अंदर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में एक काम निपटा कर आता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए थे, जबकि मैं एकदम परेशान हो गई थी। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई। पापा का कहना था कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ या किसी काम के लिए निकल रहा हूँ तो कभी भी मुझे पीछे से आवाज़ मत देना, ये अशुभ होता है। मेरे पापा इन सब चीज़ों पर बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैंने अपने कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई। अभी मैं आंखें बंद करती उससे पहले ही मेरा मोबाइल बज उठा। रात के 2 बजे का समय हो रहा था और इस वक्त किसी का फ़ोन आना परेशानी की निशानी होती है। पापा भी बाहर थे। मैंने बेचैन होकर अनजान नंबर रिसीव किया और फ़ोन कान से लगा लिया। तभी एक भारी और ख़ास आवाज़ मेरे कानों से टकराई। अगर बेहतरी चाहती हो तो अपना ख्याल रखो, हर चीज़ से दूर रहो, ख़ास करके अपने बाप से, वरना बहुत नुकसान उठाओगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती या समझती, उससे पहले ही मोबाइल बंद हो गया, यानी कि कॉल कट चुकी थी। मैंने दोबारा उसी नंबर पर डायल किया था, क्योंकि मेरे दिल में अजीब सा शक पैदा हो गया था। मुझे अपने पापा से भला क्या ख़तरा हो सकता था, लेकिन अब नंबर ही बंद जा रहा था। वो जो भी था, मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके दबे हुए अल्फाजों ने मुझे परेशान करके रख दिया था। काफ़ी देर तक मैं मोबाइल हाथ में पकड़े इसी बारे में सोचती रही और फिर ये सोचकर सर को झटक दिया कि हो सकता है कोई दोस्त मुझसे मजाक कर रहा हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। वैसे भी आज मेरा बर्थडे था, यही सोचकर मैंने अपना ध्यान भटका लिया था। लेकिन दिमाग के किसी कोने में ये बात अटक गई थी कि कुछ असामान्य है। वैसे भी जब मैंने होश संभाला था, तभी से मैं अपने आसपास कुछ न कुछ महसूस करती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पापा किसी गलत काम में शामिल हैं। जब भी वो अचानक घबरा जाते हैं, आधी रात को घर से निकल जाते हैं और मुझे सब चीज़ों से दूर रखते हैं। कई बार मैं उनके बिजनेस में दखल देने की कोशिश करती थी या उनके ऑफिस जाने की ज़िद करती थी, तो वो साफ मना कर देते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस घर पर रहा करो, तुम्हें वहाँ आने की कोशिश भी नहीं करनी है। मैं वजह पूछती तो ये यही कहते, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम बिजनेस में शामिल होना चाहती हो। अभी पढ़ाई करो और मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, यही तो दिन है एंजॉय करने के। लेकिन मैं सबसे अलग थी। बचपन में ही मम्मी का इंतकाल हो गया था। मेरे अलावा मेरा और कोई भाई बहन नहीं था जिसके साथ मैं खेलती। बस एक अम्मा जी थीं जो हमारे घर की नौकरानी थीं, उनसे ही मेरी बातचीत हो जाती थी। इसके अलावा एक पापा थे और कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी में भी सिर्फ 2 ही दोस्त थे। इसके अलावा तो बस नाम के ही दोस्त थे, जो सिर्फ पार्टी और मेरे स्टेटस की वजह से मेरे करीब आए थे। इन बातों ने मुझे बहुत गंभीर बना दिया था। अकेलापन इंसान को बहुत ज़्यादा समझदार बना देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं यही चाहती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही पापा का बिजनेस समझ जाऊं, ताकि बाद में जब मुझे बिजनेस संभालने की ज़रूरत पड़े तो मैं सब चीज़ें जान सकूं। लेकिन पापा मुझे हमेशा दूर कर देते थे। बेशक वो मुझे भरपूर पॉकेट मनी देते थे, कभी मुझे किसी चीज़ का ताना नहीं देते, अपनी सर आंखों पर बिठाते थे। लेकिन मैं भी इंसान थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग हो, थोड़ी जिम्मेदारियां आएं, लेकिन पापा देना ही नहीं चाहते थे। समय धीरे धीरे गुजरता रहा, रात गहरी होती रही, लेकिन पापा का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने उन्हें फ़ोन भी लगाया था, लेकिन पापा का नंबर बंद जा रहा था। मुझे अचानक से चिंता होने लगी थी कि आखिर पापा कहाँ चले गए। मैंने एक चादर खुद पर लपेटी और बाहर आ गई। सीधा चौकीदार के पास पहुंची, क्योंकि ज़्यादातर उसे ही पता होता था कि पापा कब और कहाँ गए हैं। यही सोचकर मैंने अपने कदम चौकीदार की तरफ बढ़ाए और उसे जगाने लगी। वो मेरी पहली आवाज़ पर ही चौंक कर उठ गया था। वो मुझे देखकर हैरान भरे लहजे में बोला, जी मैम साहब बताइए। मैं सो गया था, दरअसल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है।
वो टूटे फूटे शब्दों में बोला था। मैंने उसकी तरफ देखा और सर को ना में हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ कि पापा कहाँ पर हैं और कब तक वापस आएंगे। मैं उन्हें फ़ोन कर रही हूँ लेकिन उनका फ़ोन भी बंद जा रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं नींद आ रही, बहुत परेशानी हो रही है। मेरी बात सुनकर चौकीदार ने मेरी तरफ देखा और कुछ पल के बाद बोला, मालकिन साहब ने मना किया है कुछ भी बताने के लिए। उनका कहना है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे, बस एक ज़रूरी काम निपटा रहे हैं। आप परेशान ना हो। अभी थोड़ी देर पहले मेरी साहब से बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक हैं। जबकि मैं गुस्से में बोली, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी, मुझे बताओ मेरे पापा कहाँ पर हैं और क्या काम कर रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा नाम आएगा। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी, बस तुम मुझे। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही उसने मेरी बात काटते हुए कहा, मालकिन लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं साहब का बहुत वफादार आदमी हूँ। पापा के सारे नौकर उनके वफादार थे, उनसे कभी गद्दारी नहीं करते थे। न जाने क्यों मेरे दिल में एकदम ख्याल आया कि क्या फिर किशन पापा से गद्दारी कर रहा था। पल भर के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गई थी और खामोशी से अपने कमरे में अंदर चली गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अचानक से पापा की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी, यानी कि पापा आ गए थे। मैंने सुकून का सांस लिया और फौरन उठकर खिड़की के पास आ गई। मेरे सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक पापा ही आए थे और वो चौकीदार से कोई बात कर रहे थे। यकीनन चौकीदार मेरे बारे में ही पापा को बता रहा था। अचानक ही पापा ने मेरी तरफ देखा था। मैं खिड़की के पास थी। मैं फौरन ही 2 कदम पीछे हट गई। जो भी था, मैं अपने पापा से घबरा जाती थी। रात के इस पहर अगर वो मुझे जागता हुआ देख लेते तो यकीनन वो मुझ पे बहुत गुस्सा करते, इसलिए मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। पापा अब आ चुके थे, इसलिए मुझे अब इत्मीनान हो गया था। आंखें बंद करते ही मैं गहरी नींद में चली गई। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। मेरी सालगिरह को बीते हुए 15 दिन हो चुके थे। मेरी मामूली ज़िंदगी अपनी डगर पर ही चल रही थी। सुबह सवेरे जागना, कॉलेज के लिए तैयार होना, नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाना, वहाँ से 2 बजे वापस आना और थोड़ी देर अम्मा जी से बात करने के बाद आराम करना। यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था। मगर आज कुछ अलग था। मैं अभी अपने कंप्यूटर पर बैठी कुछ काम कर रही थी जब अचानक अम्मा जी कमरे में आईं और मुझे देखते हुए बोली, क्या कर रही है मेरी लाडो बेटी। उनका अंदाज हमेशा ममता से लबरेज होता था, इसलिए मैंने उन्हें कभी नहीं टोका था। मैंने उनकी तरफ देखा और प्यार से बोली, बस अम्मा जी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, दुआ कीजिए कि नंबर अच्छे आएँ। वो फ़ौरन मेरे पास आकर प्यार से मेरे माथे पर किस देते हुए बोली, मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ हमेशा से ही हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम और मैं आज मार्केट चलें। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गई। बाबा ने कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका टोका था। मेरा जहाँ दिल चाहता था, जब जी चाहता था, मैं चली जाती थी। दोस्तों के साथ घूम फिर आती थी। कुछ लेना होता था तो शॉपिंग मॉल भी चली जाती थी। अब अचानक से अम्मा जी का आना और मार्केट के लिए कहना, मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। मेरा इरादा मार्केट जाने का नहीं था, क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। मैं अम्मा जी की तरफ देखते हुए आराम से बोली, आज नहीं अम्मा जी, कल चलेंगे। मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर 2 दिन ही मेरे पास होंगे कॉलेज में इसे सबमिट कराने के लिए। मैं कुछ और कहती, उससे पहले ही वो बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी अंग्रेज़ी मुझसे मत बोलो। तुम मेरे साथ चल रही हो, बस मैंने कह दिया। मैं बस अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ, तुम भी अपना हुलिया ठीक कर लो। वो अधिकार जताते हुए बोली और वहाँ से चली गई, जबकि मैं अपना सर थाम कर बैठ गई थी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अम्मा जी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी और मेरे लिए प्रोजेक्ट भी बहुत अहम था। कुछ पल सोचने के बाद मैंने एक फ़ैसला लिया कि मैं अम्मा जी के साथ चली जाती हूँ। वो इतनी मोहब्बत से मेरे पास आकर बोली थी कि अब उन्हें इनकार करना उनकी बेइज्जती होगी। यही सोचकर मैंने अपना प्रोजेक्ट बंद किया और वॉशरूम जाकर कपड़े बदल लिए।
میں نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا تھا۔ میں باہر آئی تو اماں جی سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے کھڑی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے پاس جا کر انہیں چلنے کے لیے کہا۔ فوراً ہی ڈرائیور نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا۔ میں اماں جی کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی تھی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اچھا آپ بتائیے کہاں جانا ہے اور کیا خریدنا ہے آپ کو؟ وہ فوراً سے بولیں، میں نے اپنی لاڈو کو تحفہ نہیں دیا تھا، مجھے صاحب نے تنخواہ اس بار تھوڑی دیر سے دی ہے، چلو میں تمہیں تحفہ دلاؤں گی، ہم مارکیٹ چلتے ہیں جو گھر کے قریب ہی ہے۔ جبکہ میں ان کے پیار پر بہت مسکرائی تھی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہیں، مجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، اور رہی بات سالگرہ کی تو دن نکل چکا ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولیں، صحیح بات ہے، ہم تو نوکر ہیں اس لیے تم ہمارا تحفہ نہیں لینا چاہتی، کسی اور کی طرح تم میرا تحفہ بھی پھینک دو گی۔ ان کی بات سن کر میرا چہرہ تو لال ہو گیا تھا اور میں نے سر نہ میں ہلاتے ہوئے کہا، نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو آپ کی وجہ سے بول رہی تھی۔ اچھا چلیے چھوڑیے، آپ کو جو تحفہ دلانا ہے مجھے دلا دیجیے، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ بول کر میں نے ڈرائیور کو آدیش دیا اور قریبی مارکیٹ کی طرف لے جانے کے لیے کہہ دیا۔ کچھ پل کی دوری کے بعد ہم مارکیٹ پہنچ گئے تھے۔ اماں جی اپنی شاپنگ میں مگن ہو گئی تھیں اور میں اپنی شاپنگ میں۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا میں مارکیٹ بھی نہیں آئی تھی، اس لیے میں مگن انداز میں اپنے لیے چیزیں خرید رہی تھیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ کسی کی نظروں کی تپش مجھے لگاتار اپنی پیٹھ پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بے من منہ گھما کر دیکھا لیکن کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے خیال کو جھٹک کر آگے بڑھ گئی اور اپنے لیے چوڑیاں لینے لگی، مگر اچانک کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے فوراً پیچھے کی طرف دیکھا، وہاں کشن کھڑا تھا۔ اس سمے وہ بلیک پینٹ اور شرٹ میں تھا اور کافی آکرشک لگ رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو میں اس کی شخصیت کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اتنا بدل گیا ہے۔ مجھے کچھ لمحے لگے اسے پہچاننے میں، ورنہ عام طور پر مجھے اسے بھولنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ صرف 15 دن ہی تو بیتے تھے اسے نوکری سے نکالے ہوئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیسی ہیں میڈم، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی؟ اس کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ میں نے حیرانی سے کشن کو دیکھا کہ وہ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہا تھا، حالانکہ وہ مجھے میڈم صاحبہ یا مالکن کہتا تھا۔ میں نے سر کو ہلکے سے جھٹک دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں کشن، میری طبیعت بھی ٹھیک ہے اور حالات بھی، تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ اس دن پاپا نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا اس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں، پاپا کو شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دراصل وہ تھوڑا، میں کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، کافی دنوں سے آپ کا پیچھا کر رہا تھا، آپ سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی، آپ کے ساتھ گارڈز بھی ہوتے تھے اور آپ ویست بھی رہتی تھیں، لیکن آج شاید آپ فرصت سے شاپنگ کرنے آئی ہیں۔ میں نے سر کو ہلکی جھلک دی جب وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے وہ تحفہ کھولا جو میں نے آپ کو دیا تھا؟ اس کے اچانک سوال پر میں جھونک گئی۔ میرے پاس خوب دھن دولت تھی، لیکن اس کے باوجود میں بہت سادھارن سوبھاؤ کی تھی۔ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آتی تھی، بلکہ ہر کسی کو اہمیت دیتی تھی اور کسی کو کمزور نہیں سمجھتی تھی۔ میں کشن کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، ابھی تک موقع نہیں ملا، معافی چاہتی ہوں، دراصل اس سمے افراتفری ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ خیر میں ابھی دیکھوں گی، تم پریشان مت ہو، اور اس تحفے کے لیے بہت شکریہ۔ یقین مانو میں نے اب تک اس تحفے کو سنبھال کر رکھا ہے، میں ضرور آج جا کر دیکھ لوں گی کہ تم نے مجھے کیا دیا ہے۔ میں کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، آپ کے لیے بہتر ہوگا میڈم کہ جلد سے جلد اس تحفے کو دیکھ لیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، اور اگر آپ کو حقیقت پتہ چل جائے تو میرے تحفے کے ڈبے کے نیچے ایک نمبر ہوگا، اس پر کال کر لینا، باقی میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اچانک میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن وہ بھیڑ میں کہیں کھو گیا تھا۔ ہم جس مارکیٹ میں آئے تھے وہ مجھے پسند نہیں تھی، مگر میں نے اماں جی کی خوشی کی خاطر یہاں آنے میں راحت جانی۔ اچانک اماں جی میرے سامنے آ گئیں اور میری طرف ایک شاپنگ بیگ بڑھاتے ہوئے بولیں، معاف کرنا، دیر سے تحفہ دے رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا بہت دل سے لیا ہے تمہارے لیے۔ میں نے مسکرا کر ان سے وہ بیگ لے لیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، اگر کچھ اور خریدنا ہے تو آپ لے لیجئے، پے میں کر دوں گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر نہ میں سر ہلاتے ہوئے میرا ہاتھ تھام گئیں اور مجھے لے کر گاڑی کی طرف چل پڑیں۔ حالانکہ مجھے بھی 2-4 چیزیں خریدنی تھیں جو مجھے پسند آئی تھیں، لیکن کشن نے بات ہی اس قسم کی کر دی تھی کہ میرے دل میں اب جگیاسا پیدا ہو گئی تھی کہ آخر اس تحفے کے اندر ایسا کیا ہے جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، جو مجھے ایک بڑے خطرے سے بچا لے گا۔ اس ڈبے کے نیچے نمبر، یہ سب کیا کہانی تھی؟ میں اس گتھی کو اب سلجھا دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں خاموشی سے گھر کی طرف بڑھ چکی تھی۔ اماں جی اپنے کوارٹر میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی تھیں، جبکہ میں فوراً اپنے کمرے میں آئی تھی۔ مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ میں نے کشن کا تحفہ کہاں پر رکھا ہے، اس لیے میں پاگلوں کی طرح پورا کمرہ بکھیر چکی تھی، لیکن اس کا تحفہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے وہ تحفہ ایک نوکر کے ذریعے گھر کے اندر بھیج دیا تھا، اس لیے میں ایک دم نوکر کو یاد کرنے لگی تھی اور فوراً ہی میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ نوکر اماں جی کی ہی رشتہ دار تھی۔ میں فوراً نیچے آئی تھی اور رانی کو آواز دینے لگی۔ میری 1-2 آواز کے بعد ہی رانی میرے سامنے کسی بوتل کے جن کی طرح سامنے آ گئی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولی، رانی مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے اس تحفے کا کیا کیا تھا؟ جبکہ میرے سوال پر رانی کے ماتھے پر ناسمجھی کے ایکسپریشن آئے تھے اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا مطلب میڈم صاحبہ؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہی ہوں۔ کون سا تحفہ اور میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے میری سالگرہ والے دن میں نے تمہیں ایک لال رنگ کا ڈبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے اندر رکھوا دو۔ وہ دوسرا تحفہ؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر سے ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے پریشان ہو کر بولی، آپ کے پاپا کا غصہ دیکھ کر ہم نے یہی سوچا کہ اسے کوڑے دان میں پھینک دینا چاہیے، لیکن ہم لوگ ڈر گئے تھے، اس لیے ہم نے پتہ نہیں کہاں رکھ دیا، ہمیں بھی یاد نہیں آ رہا، لیکن اتنا یاد ہے کہ ہم نے وہ تحفہ کچن میں یا پھر لانج یا ڈرائنگ روم میں رکھا تھا۔ ہم فوراً ڈھونڈ دیتے ہیں، وہ بہت ہی سلیقے سے بولی تھی، جبکہ میں نے سر ہلا کر اس کے ساتھ وہ تحفہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ اس تحفے میں ایک گہرا راز تھا جو اب مجھے جاننا تھا، اور یہی چیز مجھے ٹینشن میں ڈال چکی تھی۔ میں اور رانی تھوڑی ہی دیر میں لانچ بھی بکھیر چکے تھے، لیکن کہیں بھی ہمیں وہ تحفہ نہیں ملا۔ میں نے غصے سے رانی کی طرف دیکھا، جبکہ وہ فوراً بولی، میڈم صاحبہ میں کچن میں دیکھ لیتی ہوں، شاید وہاں پر ہو، اور میں فوراً ہی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میرے لبوں پر بس ایک ہی بات تھی کہ وہ تحفہ مجھے کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ آخر پتہ تو چلے کہ اس تحفے میں ایسا کیا ہے جو میری زندگی بدل سکتا ہے، جو مجھے ایک خطرے سے دور کر سکتا ہے۔ میں ڈرائنگ روم میں ہی چھان رہی تھی جب اچانک مجھے ایک ڈراور میں ایک تحفہ مل گیا۔ میں نے فوراً خدا کا شکر کیا اور رانی کو منع کر دیا کہ اب مت ڈھونڈو، مجھے مل چکا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر اس تحفے کو کھولنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ تحفہ ایک معمولی سے ریپر میں لپٹا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے میرے دل میں ڈر بھی جاگا تھا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو میری جان بچا سکتا ہے، جو مجھے ایک خطرے سے دور کر سکتا ہے۔ یہی باتیں مجھے عجیب کشمکش میں ڈال رہی تھیں۔ چند پل وہیں بیٹھ کر اسے بند تحفے کو دیکھتی رہی اور پھر کچھ سوچ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں پر پاپا کا کوئی کیمرہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے الفاظوں سے صاف ظاہر تھا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ پاپا سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر بیٹھ کر میں نے وہ ریپر کھول کر ایک طرف رکھ دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے وہ ڈبہ کھولا اس کے اندر ایک خط موجود تھا۔ میرے ماتھے پر بل آئے، آخر اس خط کے اندر کیا ہے
اور پھر جب میں نے وہ خط نکال کر پڑھنا شروع کیا، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میری روح تک کانپ گئی۔ کچھ سوچ کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں نے وہ ڈبہ اپنے ہاتھ میں ہی لے رکھا تھا، کیونکہ مجھے یاد تھا کہ اس نے کہا تھا اس ڈبے کے پیچھے ایک نمبر موجود ہے۔ میں وہ ڈبہ ہاتھ میں تھام کر نیچے آئی تھی۔ جو بھی معاملہ تھا لانچ اور بیسمنٹ کا ہی تھا۔ مجھے ان دونوں جگہوں پر ہی شک تھا، اور اس خط میں بھی ان 2 جگہوں کا ہی ذکر کیا گیا تھا۔ میں لانچ کے قدرے کونے والے حصے میں آ گئی، اور جب میں نے اپنا پاؤں زور زور سے کونے والے فرش پر مارا تو مجھے لوہے کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ میں نے سب کچھ سوچ کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اپنے باپ سے اس حرکت کی بالکل امید نہیں تھی۔ میں ابھی اس جگہ کو کھول کر نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ میرے آس پاس بہت سے نوکر موجود تھے۔ میرا ارادہ اب بیسمنٹ کی طرف جانے کا تھا، لیکن میں ابھی دن کے وقت نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ سب لوگ جاگ رہے تھے اور میں نظروں میں آ سکتی تھی۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اس خط کے اندر جو لکھا تھا وہ یہ تھا: میں کشن ہوں، لیکن میں ایک خفیہ ایجنسی سے آیا ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ ہم آپ کے باپ کے خلاف ثبوت اکٹھا کر رہے ہیں، اسی لیے مجھے فوراً ہی آپ کے یہاں بطور نوکر بھیجا گیا ہے۔ جسے آپ کے پاپا نے چنا تھا، ہم نے اسے راستے سے ہٹا دیا تھا، یعنی اسے ختم نہیں کیا، بلکہ اسے سمجھا کر دوسری نوکری دلوا دی تھی۔ اس کی جگہ میں آ گیا تھا، آپ کے پاپا کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ تب کہیں جا کر مجھے سارا معاملہ سمجھ آیا۔ دراصل آپ اپنے باپ کی سنتان نہیں ہیں، آپ کو گود لیا گیا ہے۔ آپ کے پاپا کبھی باپ نہیں بن سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی جھوٹی پہچان بنانے کے لیے آپ کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ آپ کے پاپا کا کام بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ لوگ اغوا کرتے ہیں، خاص کر کے لڑکیوں کو، اور پھر ان کے انگ نکال کر بیچ دیتے ہیں۔ زیادہ تر لڑکیاں بیسمنٹ میں ہوتی ہیں، اور جب ان کا قتل ہو جاتا ہے تب انہیں دفنا دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر لڑکیوں کو آپ کے لانچ کے اس کونے میں موجود ایک جگہ پر پھینک دیا جاتا ہے، جو بالکل ایک ٹینک کی طرح اندر کی طرف بنا ہوا ہے، تاکہ نہ کسی کو پتہ چلے اور نہ ہی کوئی ثبوت ملے۔ اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہتی ہیں اور اپنے باپ کو بے نقاب کرنا چاہتی ہیں تو میرے اس نمبر پر کال کر لیجئے گا۔ مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اگر آپ اپنے باپ کو بے نقاب نہیں کریں گی تو کچھ دنوں بعد آپ کا سودا بھی ہو جائے گا۔ آپ جب پارٹی میں گئی تھیں تب زیادہ تر کلائنٹ باہر سے آئے تھے۔ ان سب کے سامنے آپ کو لے جایا گیا تھا تاکہ وہ لوگ آپ کو پسند کر لیں۔ آپ کو مارا نہیں جائے گا، نہ ہی آپ کے انگ نکال کر بیچے جائیں گے، بلکہ آپ کو ایسی جگہ بیچ دیا جائے گا تاکہ آپ کے شریر کا استعمال کر کے امیر آدمی لذت حاصل کر سکیں۔ دنیا میں یہی مشہور ہے کہ آپ راجبیر کھرانہ کی بیٹی ہیں، مگر یہ سچائی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اپنا DNA ٹیسٹ بھی کروا سکتی ہیں۔ یہ باتیں میرے دماغ بند کرنے کے لیے کافی تھیں۔ سب سے پہلے میں بیسمنٹ چیک کرنا چاہتی تھی، اس کے بعد ہی میں آگے بڑھتی۔ کشن کی بات صحیح تھی۔ پارٹی کے دوران مجھے کئی بار اپنے وجود پر گہری نگاہیں محسوس ہوئی تھیں، اور اپنے پاپا کا اسپرش بھی غلط محسوس ہوا تھا، لیکن میں ہمیشہ اپنا سر جھٹک دیا کرتی تھی کہ کہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب میری غلط فہمی ہے۔ میں نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے شاید اسی وجہ سے سب مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر کچھ تو الگ تھا، اور اب لانچ کے اندر اس جگہ سے آواز آنا اس بات کی نشانی تھی کہ پاپا کچھ تو کر رہے ہیں۔ اب رات دھیرے دھیرے گزرتی چلی گئی تھی۔ جیسے ہی شام کے سائے ڈھلے تمام ملازم اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے۔ صرف ایک چوکیدار اور کچھ گارڈز ہی موجود تھے، جن کا دھیان بیسمنٹ کی طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ قریب 11 بجے کے بیچ اپنے کمرے سے نکل کر بیسمنٹ کی طرف رخ کیا۔ مجھے بس ایک ہی ڈر تھا کہ کوئی میری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ میرے لبوں پر صرف ایک دعا تھی کہ پاپا بھی نہ آئیں، کیونکہ اگر مجھے اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو میرے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ میں نے بہت احتیاط سے وہ راستہ پار کیا۔ جب میں بیسمنٹ کے قریب آ کر اس کے دروازے کو دیکھ رہی تھی تو
तो चंद सेकंड के लिए मैं अपनी जगह पर खामोश खड़ी रही। न जाने क्यों मुझे वाज़े तौर पर ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर लड़कियां मौजूद हैं। मैंने अपने कदम बेसमेंट की तरफ बढ़ाए। मैं बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी कि कोई मुझे देख न ले, और जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बड़े ताले से बंद कर दिया गया था। मेरी नज़र बार बार पीछे की तरफ जा रही थी, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि बाबा ने अगर अंदर लड़कियां रखी होंगी तो वो यहाँ से गाफिल नहीं हो सकते। मेरे फौरन एक छोटी सी झुर्री से अंदर झांका था और किशन की बात सच साबित हो गई थी। पापा बाकी लड़कियों को अगवा करके बेसमेंट में रखे हुए थे। कुछ लड़कियों को शारीरिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आगे भेजा जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बाप इस हद तक जा सकता है। पैसों की लज्जत इंसान को ये सब करने पर मजबूर कर देती है। मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे हैरानी तो इस बात की थी कि मेरे बाप ने मेरा ही सौदा कर दिया था। बेशक मैं उनकी बेटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे पाला था, मुझे प्यार दिया था, मुझे हर ऐशो आराम और माला माल रखा था जो एक पिता अपनी औलाद को देना चाहता है। मैं अपने कमरे में आकर अपने पापा के बारे में सोच रही थी। अगर उस समय मैं स्वार्थी हो जाती, उन लड़कियों के बारे में नहीं सोचती, तो मुझ पर लानत थी। मैं भी तो एक लड़की थी और मेरी जान को भी खतरा था। अगर मैंने किसी और से संपर्क नहीं किया होता तो मैं भी बुरी तरह से फंस सकती थी, और बेसमेंट में मौजूद वो मासूम लड़कियां भी जान की बाजी हार सकती थीं। मैंने थोड़ी देर तक इसी बारे में सोचा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे फ़ोन कर देना चाहिए? क्योंकि अगर मैं फ़ोन कर देती तो मुझे गवाही देनी थी और इसके बाद पापा की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। मेरी गवाही बहुत मायने रखती थी, क्योंकि मैं उनकी संतान थी, उनके साथ रहती थी। मुझसे ज़्यादा मेरे पापा को कोई नहीं समझ सकता था। कानून भी मेरी गवाही को तुरंत मान लेता। कुछ सोचकर मैंने गहरी सांस ली और उस नंबर पर फ़ोन डायल कर दिया। मेरे पहली बेल पर ही कॉल उठाई गई। सामने से कोई और बात कर रहा था। मैंने धीरे धीरे उसे सारी स्थिति से अवगत करवा दिया था और बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। जब किसी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और तुरंत ही आधे घंटे बाद वो पूरी फोर्स के साथ हमारे घर आ पहुँचे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस हद तक जाऊंगी। मुझे आज समझ आया था, मेरी तन्हाई, मेरी खामोशी, मेरी समझदारी अब किस काम आई थी। बेशक तन्हाई इंसान को खोखला कर देती है, लेकिन कुछ तन्हाई इंसान को इतना समझदार बना देती है कि वो अपनी ज़िंदगी को संवार लेता है। किशन ने फ़ौरन ही पापा को अरेस्ट करवा दिया था, जबकि पापा मुझे बेयकीनी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस हद तक पहुंच गई। जिस हद से पापा मुझे हमेशा दूर रखते थे, फ़ौरन ही उन्हें जेल कर दिया गया था, और जब मैंने गवाही दी तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। पापा का ज़्यादातर पैसा हराम का था, इसीलिए उन सभी पैसों को भी मैंने चैरिटी में दे दिया था, क्योंकि पापा के बाद उनका वारिस मैं ही थी। मैंने बस अपनी ज़िंदगी के मुताबिक अपने पास पैसे रखे थे और उससे कारोबार शुरू किया था और दिल लगाकर उसमें मेहनत करने लगी थी। कभी कभी मुझे मेरे पापा याद आते हैं, लेकिन जब उनकी हरकतें याद आती हैं तो मेरा दिल फटने के करीब आ जाता है, क्योंकि उन्होंने जो किया था उसकी माफ़ी नहीं थी। उनके साथ यही होना चाहिए था। इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने के लिए सबसे बड़ा हाथ किशन का था, जिसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं उसे एक अच्छा दोस्त भी मानती हूँ। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मैंने अपने पापा के साथ ठीक किया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। कैलाश अंकल, आप मेरी विधवा माँ की अच्छे से सेवा करना, फिर मैं आपको वो सुख दूंगी जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। निशा की बात सुनकर कैलाश का मुंह खुला का खुला रह गया। कैलाश की पत्नी को गुजरे हुए 4 साल हो चुके थे। वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला था। दूसरी ओर मधुबाला भी तो अकेली ही थी।
मधुबाला के छोटे से परिवार में बस एक गोद ली हुई बेटी थी। मधुबाला के पति की मृत्यु को करीब 2 साल हो चुके थे। उनकी गोद ली हुई बेटी निशा अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। वो भी बहुत खूबसूरत और स्वभाव से चंचल लड़की थी, जिसकी देखभाल मधुबाला पूरी ममता के साथ करती थी। कैलाश मधुबाला के हर छोटे बड़े काम में मदद किया करता था। उसने अपनी मेहनत और लगन से मधुबाला की विधवा पेंशन भी लगवा दी थी। मधुबाला उसके प्रति धीरे धीरे एक गहरा लगाव महसूस करने लगी थी, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। दूसरी ओर कैलाश उसे हमेशा आदर और सम्मान की नज़र से देखता था। एक दिन जब वो मधुबाला को सब्जी मंडी से सब्जी दिलवाने के लिए लेकर गया था, तब लौटते वक्त मधुबाला ने उसे पास के ही एक अच्छे रेस्टोरेंट में रोक लिया था। मधुबाला मुस्कुराकर बोली, आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, आज एक कप कॉफ़ी मेरी तरफ से हो जाए। कैलाश ने मना नहीं किया और वो दोनों रेस्टोरेंट में चले गए। रेस्टोरेंट में ज़्यादा भीड़ नहीं थी और वे एक शांत कोने में बैठ गए। मधुबाला ने कॉफ़ी मंगवाई, जबकि कैलाश ने ठंडा पीना पसंद किया। बातचीत हल्की फुल्की और सहज थी। मधुबाला ने भी उसे देखकर ठंडा मंगवा लिया। कैलाश ने पहली बार महसूस किया कि मधुबाला की आंखों में कुछ अलग सा था, जैसे कोई बात कहने की कोशिश कर रही हो। उनकी बातचीत हल्की फुल्की चल रही थी, लेकिन मधुबाला के चेहरे पर एक अनकही शरारत झलक रही थी। कैलाश को कुछ असहजता महसूस हुई, जैसे माहौल बदल रहा हो। मधुबाला ने मुस्कुराते हुए उससे कुछ व्यक्तिगत बातें करना शुरू कर दिया। वो उसे अपने जीवन की कठिनाइयों और अकेलेपन के बारे में बता रही थी। कैलाश चुपचाप सुन रहा था। वो हर बात का जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन मधुबाला ने शायद उसकी खामोशी को उसकी सहमति समझ लिया। खाने पीने के बाद दोनों घर लौट गए। घर पहुंचने पर जब कैलाश मोटरसाइकिल से सब्जियां उतार रहा था, तब मधुबाला उसके पास आ गई। उसने कैलाश से कहा, आप हमेशा इतना ध्यान रखते हैं मेरा। कभी कभी सोचती हूँ कि आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगी। कैलाश थोड़ा सा मुस्कुराया और जवाब दिया, कर्ज जैसी कोई बात नहीं है मधुबाला जी, ये तो मैंने बस इंसानियत के नाते किया है। मधुबाला उसकी बात सुनकर हंस दी और बोली, इंसानियत से ज़्यादा है कैलाश, ये तो दोस्ती से भी बढ़कर है। वो ये कहकर अंदर चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। कैलाश अब सोच में पड़ गया था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मधुबाला शायद उसे लेकर कुछ अलग सोच रखती है। एक दिन मधुबाला ने कैलाश को अपने घर बुलाया। वो थोड़ी गंभीर और झिझक भरी दिख रही थी। उसने कुछ देर की बातचीत के बाद साहस जुटाकर कहा, कैलाश देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कैलाश ने उसे चौंक कर देखा और बोला, क्या बात है मधुबाला, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मधुबाला ने गहरी सांस ली और सीधे शब्दों में कहा, मैं आपको चाहने लगी हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब अकेले नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर कैलाश का दिल अचानक से जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर के लिए कैलाश खामोश हो गया और कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसने धीरे से आवाज़ में कहा, मधुबाला, तुम मेरी दोस्त की पत्नी हो, इस बारे में मत सोचो, ये ठीक नहीं है। मधुबाला की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अकेलेपन ने मुझे अब तोड़ दिया है। कैलाश, मुझे किसी का साथ चाहिए। मैं जानती हूँ तुम भी अकेले हो। क्या हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते? कैलाश के मन में अब उथल पुथल मच गई थी। वो मधुबाला की बातों और अपनी स्थिति के बीच फंस गया था। कुछ देर तक दोनों के बीच गहरी चुप्पी छाई रही। मधुबाला ने धीरे से उसके पास आकर कहा, कैलाश, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, बस इतना कह रही हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। कैलाश ने उसकी बात सुनी, लेकिन अपने मन को शांत करते हुए कहा, मधुबाला, मुझे समय दो। मैं तुम्हारे बारे में और इस रिश्ते के बारे में सोच कर ही कोई फैसला ले सकता हूँ।
मधुबाला ने उसकी एक न सुनी और सहजता से उसके करीब आ गई। उसकी आंखों में स्नेह और गहरा भाव झलक रहा था। कुछ देर तक वो बस चुपचाप कैलाश की आंखों में देखती रही। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा ऊपर उठा लिया। उसके खुले हुए होंठ जैसे कैलाश का इंतजार कर रहे थे। उसकी आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर अब कैलाश खुद को रोक न पाया और उसने अपने होंठों को मधुबाला के होंठों पर रख दिए और उसके प्यार को अपनी सहमति दे दी। फिर मधुबाला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैलाश, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या तुम भी वही महसूस करते हो? कैलाश कुछ बोल नहीं पाया। वो उसकी बात और अपने भीतर उठ रही भावनाओं के बीच उलझा हुआ था। तभी अचानक हल्की हंसी की आवाज़ ने माहौल को बदल दिया। निशा कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने ताली बजाते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आपने तो सब कुछ साफ ही कर दिया। अब अंकल को तो हाँ कहना ही पड़ेगा। मधुबाला एकदम से चौंक गई और तुरंत पीछे हट गई। उसकी शर्म से लाल हो रही आंखें अब निशा की ओर देख रही थीं। उसने हल्के गुस्से में कहा, निशा, यहाँ से अभी के अभी जाओ। बड़ी होशियार हो गई हो तुम। निशा हंसते हुए बोली, अरे मम्मी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं तो बस जा ही रही हूँ। आप दोनों बातें करो। अंकल लगे रहिए। उसकी बात सुनकर कैलाश पूरी तरह असहज हो गया। उसके मन में एक डर और झिझक घर कर गई कि कहीं निशा ये सब किसी और से ना कह दे। लेकिन निशा मुस्कुराती हुई चली गई। उसके जाने के बाद मधुबाला ने फिर से शांत होकर कैलाश से कहा, देखो, मैं अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकती। तुम ऑफिस के बाद ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। कैलाश ने कोई जवाब न दिया और बस सर हिलाकर बाहर जाने लगा। मधुबाला ने उसका हाथ थामा और दरवाजे तक छोड़ने आई। निशा ने जाते जाते मुस्कुराकर कहा, अंकल, जल्दी आना, मम्मी की हर बात सुननी पड़ती है। मधुबाला हल्के से हंसी और निशा के गले लग गई। कैलाश खामोशी के साथ बाहर निकल गया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। आखिर आपने कैलाश अंकल को मना ही लिया मम्मी। अंकल तो सच में बहुत अच्छे हैं, निशा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मधुबाला उसकी बात सुनकर थोड़ा झेंप गई और हल्की नाराजगी जताते हुए बोली, चुप हो जाओ निशा, ऐसा मत कह, नहीं तो कैलाश क्या सोचेगा। निशा ने हंसते हुए कहा, अरे मम्मी, मजाक कर रही हूँ। वैसे अंकल सच में अच्छे इंसान हैं। आप दोनों की जोड़ी तो परफेक्ट है। ये सुनकर मधुबाला ने उसे गौर से देखा और कहा, अब जाओ यहाँ से, शरारतें मत करो। कैलाश निशा और मधुबाला की शरारतें भरी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने सहजता से कहा, आप दोनों तो बहुत मस्त बातें करती हैं। खैर, मैं शाम को ज़रूर आऊँगा। ये सब कहने के बाद भी कैलाश के दिल में अजीब सी खलबली मची हुई थी। दिन भर ऑफिस के काम करते हुए उसके मन में यही सवाल बार बार उठता रहा कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मधुबाला सच में मुझे पसंद करती है? उसने खुद से कई बार ये सवाल किया। उसके मन में मधुबाला की बातों और निशा की शरारतों के बीच की कड़ियां जुड़ने लगी थी। उसे लगने लगा था कि मधुबाला का लगाव शायद सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। काम के दौरान भी वो बार बार मधुबाला के शब्द और उसकी मुस्कान को याद कर रहा था। एक और वो इस रिश्ते को लेकर दुविधा में था, तो दूसरी ओर मधुबाला का प्यार और स्नेह उसे अपनी तरफ खींच भी रहा था। कैलाश की पत्नी को गुजरे हुए 4 साल हो चुके थे। क्या अब ये एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है? पर निशा ने ऐसा क्यों कहा था? क्या वो मजाक कर रही थी या उसमें भी कोई और बात छुपी थी? कैलाश ने इन विचारों को झटक दिया। वो सोचने लगा, मधुबाला जो अभी जवान है, अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए तैयार है, और मैं जो अब 42 साल का अधेड़ आदमी हूँ। क्या ये रिश्ता संभव है? वो मन ही मन ये भी सोच रहा था कि मधुबाला जैसी सुंदर और आत्मनिर्भर महिला के लिए उसके जैसे व्यक्ति का क्या महत्व हो सकता है। शाम को कैलाश ने अपनी दुविधा को दरकिनार किया और ऑफिस से 4 बजे ही निकल गया। वो सीधे मधुबाला के घर पहुंच गया। दरवाजे पर निशा ने उसे देखकर कहा, अंकल, आप तो 5 बजे आने वाले थे ना?
कैलाश ने हंसते हुए जवाब दिया, मन नहीं लग रहा था तो सोचा जल्दी चला जाऊं। उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश नहीं की। निशा ने दरवाजे से हटते हुए मुस्कुराकर कहा, अंदर आइए, वैसे बताइए मेरी मम्मी कैसी लगी आपको। निशा की तिरछी मुस्कान और सवाल सुनकर कैलाश थोड़ा असहज हो गया। उसने हल्के से कहा, वो बहुत अच्छी है। निशा ने उसकी झिझक को नोट किया, लेकिन उसने मजाकिया लहजे में फिर पूछा, और मैं कैसी लगती हूँ अंकल। कैलाश इस सवाल से थोड़ा और असहज हो गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और नज़रें दूसरी तरफ कर लीं। निशा ने खुद को उसे दिखाते हुए बिल्कुल उसके सामने आ गई, जैसे वो अपना सौंदर्य और खूबसूरती कैलाश को दिखाना चाहती हो। कैलाश अब सोच में पड़ गया। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बहुत प्यारी हो निशा। उसने निशा की ओर देखकर कहा और बात को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। निशा शरारत से हंसते हुए सोफे से उठी और मस्ती भरे अंदाज में बोली, अंकल आपकी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। आप हमेशा सच्ची तारीफ करते हैं। कैलाश को निशा की चंचलता और मासूमियत भली लगी, लेकिन वो इसके इन मजाकिया लहजों से थोड़ा असहज भी महसूस कर रहा था। निशा ने हंसते हुए फिर कहा, अंकल मम्मी को आप बहुत पसंद हैं। आप जानते हैं, वो हमेशा आपकी ही बातें करती रहती हैं। कैलाश ने ये सुनकर हल्की झिझक के साथ कहा, तुम्हारी मम्मी भी तो बहुत अच्छी इंसान है। मैं उनकी मदद करना अपना फर्ज मानता हूँ। निशा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, अरे अंकल, आप तो हमेशा इतने सीधे सादे जवाब देते हैं, कभी मजाक भी कर लिया करो। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, शरारतें तुम्हारे जैसी नहीं आती मुझे। मैं तो बस तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की मदद करना चाहता हूँ। निशा ने ठहाका लगाया और कहा, अच्छा ठीक है अंकल, वैसे मम्मी का बहुत ध्यान रखना, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहती हैं। कैलाश और निशा के बीच की बातचीत हल्की फुल्की और मजाकिया चल रही थी। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल आपकी बातों में मम्मी से भी ज़्यादा मज़ा आता है। आप तो हमेशा हंसाते ही रहते हो। कैलाश ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम दोनों ही बहुत मस्त हो, तुम्हारी मम्मी भी और तुम भी। निशा ने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, आप मम्मी से ज़्यादा मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो। मम्मी सुन लेगी तो डांटेगी। कैलाश ने शरारत भरे लहजे में कहा, अच्छा अब डांट की चिंता भी होने लगी। दोनों के बीच की यह हंसी मजाक भले ही हल्की थी, लेकिन इसके पीछे गहरी आत्मीयता और आपसी समझ झलक रही थी। निशा ने फिर शरारत करते हुए कहा, वैसे अंकल आप मम्मी का ध्यान रखना, वो आपसे बहुत खुश रहती हैं। कैलाश मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी हैं, मैं तो बस उन्हें अपनाना चाहता हूँ। निशा ये सुनकर खिलखिलाती हुई बोली, ठीक है अंकल, वैसे भी मम्मी कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। निशा हंसी मजाक के मूड में थी और कैलाश के पास बैठकर उससे बात करने लगी। अंकल आपके पास रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। कैलाश उसकी बातों से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने माहौल को हल्का रखने के लिए बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। अच्छा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, कैलाश ने पूछा। सब ठीक है अंकल, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि मम्मी आपकी तारीफ क्यों करती रहती है, निशा ने शरारत भरे लहजे में कहा। कैलाश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो तो बस मम्मी की आदत है ना, वो सभी की तारीफ करती है। निशा ने गंभीर होकर कहा, लेकिन अंकल आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मम्मी ने मुझे बताया है कि आपने उनके मुश्किल समय में बहुत मदद की थी। कैलाश ने विषय को बदलते हुए कहा, और तुम तो अब बड़ी हो गई हो, तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। मम्मी को खुश रखना सबसे बड़ी बात है। निशा ने सर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं अंकल, मैं हमेशा मम्मी का साथ देती हूँ। तभी बाहर खटपट की आवाज़ सुनकर निशा जल्दी से वहाँ से हट गई और अपने कमरे में चली गई। कैलाश थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। थोड़ी देर बाद मधुबाला बाजार का सामान लेकर घर लौटी। अरे आपकी बाइक देखकर ही मैं समझ गई थी कि आप आ गए हैं।
मधुबाला ने मुस्कुराते हुए कहा और सामान एक तरफ रखकर सोफे पर बैठ गई। कैलाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ आज कुछ जल्दी ही आ गया, सोचा आपसे मिल लूं। मधुबाला हंसी और बोली, आप तो हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। कैलाश ने सहजता से बात आगे बढ़ाई, बाजार में सब कुछ मिल गया? हाँ सब मिल गया, अब चाय बना लाती हूँ। मधुबाला उठने लगी, लेकिन कैलाश ने उसे रोक दिया। अरे बैठिए ना, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लीजिए। मधुबाला उसकी बात सुनकर फिर से बैठ गई। माहौल में हल्कापन था और दोनों हंसी मजाक में बातें कर रहे थे। तभी निशा कमरे से बाहर आकर बोली, अरे मम्मी आप तो अंकल के साथ गप्पे मारने में व्यस्त हैं, चाय भी पिलाइए ना। मधुबाला ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा तुम चाय का इंतज़ाम करो, मैं अंकल से बातें करती हूँ। निशा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और रसोई की ओर चली गई। कैलाश और मधुबाला की दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो रही थी। मधुबाला ने अपने जीवन की कठिनाइयों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का साहस दिखाया था और कैलाश ने इसमें उसका साथ दिया था। दोनों ने शादी कर ली। एक दिन मधुबाला ने चाय बनाते हुए कहा, आप सच में हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हैं। निशा भी अब आपको अपना अच्छा दोस्त मानने लगी है। कैलाश मुस्कुराते हुए बोला, ये तो आपका और निशा का अपनापन है, मैंने तो बस वही किया जो एक अच्छा दोस्त करता है। निशा ने कमरे में आते हुए कहा, अंकल आप और मम्मी बातें ही करते रहेंगे या कभी हमारे साथ फिल्म भी देखने चलेंगे? अरे चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही हो या नहीं? कैलाश ने हल्के मजाकिया लहजे में पूछा। अरे अंकल मैं सब मैनेज कर लेती हूँ, और हाँ मम्मी को भी थोड़ा एंजॉय करने दीजिए, वो आपके साथ बहुत खुश रहती हैं, निशा ने हंसते हुए कहा। मधुबाला ने मुस्कुराकर कहा, ये लड़की भी ना हमेशा मजाक करती रहती है, लेकिन सच कहूँ तो आप दोनों के साथ वक्त बिताना मुझे भी अच्छा लगता है। कैलाश ने सहजता से जवाब दिया। शाम का माहौल हल्का फुल्का और खुशनुमा था। तीनों ने मिलकर साथ में चाय पी, कुछ मज़ेदार कहानियाँ साझा की और हंसी खुशी का समय बिताया। मधुबाला ने मोबाइल उठाकर कैलाश को फ़ोन लगाया। फ़ोन की घंटी सुनते ही कैलाश ने मोबाइल निकाला और हंसते हुए बोला, हेलो कौन? मैं मधुबाला। दूसरी ओर से आवाज़ आई। कैलाश ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी औपचारिक क्यों हो रही हो, कुछ काम था क्या? नहीं बस ऐसे ही सोचा आपको फ़ोन कर लूं। मधुबाला मुस्कुराई। निशा जो पास में ही खड़ी थी वो भी इस बातचीत को सुनकर मुस्कुरा दी। अंकल मम्मी आपको फ़ोन पर परेशान कर रही हैं तो मैं उनकी जगह बात कर सकती हूँ, उसने मजाक में कहा। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी से बात करना कोई परेशानी नहीं बल्कि खुशी की बात है, कैलाश ने माहौल को हल्का करते हुए जवाब दिया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। मधुबाला ने फ़ोन रखते हुए कहा, देखा अब आपको बार बार फ़ोन करना पड़ेगा, तो ठीक है जब भी ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर सकती हो, मैं हमेशा हाजिर रहूँगा, कैलाश ने आत्मीयता से कहा। शाम को तीनों ने साथ बैठकर चाय पी और हंसी मजाक में समय बिताया। उनका रिश्ता अब पहले से ज़्यादा सहज और घनिष्ठ हो गया था। मधुबाला और निशा ने महसूस किया कि कैलाश उनकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उनकी ज़िंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी, जहां खुशी और अपनापन उनके हर दिन की कहानी का हिस्सा था। फिर एक दिन ऐसा आया जिससे उनकी खुशियां हमेशा के लिए बिखर कर रह गईं। दोस्तों यहाँ तक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी का अगला भाग कल आएगा।